हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। ये मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है, इसको मैं कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ और उसमें मेरी अप्रोच क्या होगी। तो आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे फ्रॉम द पब्लिक प्लेटफॉर्म द ब्लैक होल इन इस्लामाबाद। तो जिनको ब्लैक होल का नहीं पता वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली एक फ्री पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर डिफरेंट इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस अरेंज की जाती हैं और इवेंट्स कंडक्ट होते हैं। और उनके टॉपिक्स होते हैं फ़िलासफ़ी, साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, म्यूज़िक। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं पहले 2 टॉक्स दे चुका हूँ। जो मेरी पहली टॉक थी इट वाज अबाउट आर लिविंग सिस्टम्स मशीन्स, जिसके अंदर मैंने एक फ़िलोसॉफिकल एनालिसिस किया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड वेदर वी कैन अप्लाई द मशीन मेटाफोर टू लिविंग सिस्टम्स। उसके अंदर मैंने काफ़ी से नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जैसे कि द डीप कॉन्टीन्यूटी हाइपोथेसिस बिटवीन लाइफ, माइंड एंड कॉग्निशन, द वर्क ऑफ मैटुराना एंड वरेला, ऑटोपोएसिस, कॉग्निशन और द रिलेशन बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। उसके बाद मैंने एक सेकेंड टॉक प्रेजेंट की 2024 में जिसका नाम था द सेल्फिश जीन अ 21st सेंचुरी व्यू, जिसके अंदर मैंने रिचर्ड डॉकिंस के द सेल्फिश जीन वाले आइडिया को फिलोसॉफिकली क्रिटिक किया। उसकी जो बुनियादें हैं उनके ऊपर मैंने तबसरा किया और मैंने उसमें भी कुछ नए आइडियाज़ से आपको इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि जो एक माइकल लेवन है जो टफ्स यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रीमियर बायोलॉजिस्ट जिनका मॉर्फोजेनेसिस के ऊपर बड़ा एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग काम है, उनके आइडियाज़ के साथ मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। तो अगर आपको नहीं पता और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च कर सकते हैं या फिर द ब्लैक होल के चैनल के ऊपर जाके आप मेरा नाम सर्च करें तो मेरी टॉक्स खुल जाएंगी। तो इस चैनल को मेरा बनाने का ये मकसद है कि मैं फ़िलासफ़ी और साइंस, डिफरेंट आइडियाज़, थिंकर्स, लिटरेचर के बारे में बातचीत करूँ। और इसका जो मैंने स्कोप है थोड़ा सा ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक नई सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। इट विल बी अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ ऑन द जर्मन फ़िलासफ़र मार्टिन हाइडेगर, जिसके अंदर हम उनकी फ़िलासफ़ी में इन डेप्थ जाएंगे और हम उनकी एक जो मेन किताब है बीइंग एंड टाइम, इसको हम स्टडी करेंगे। इसको मैंने 1-2 साल पहले फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था और उसके बाद काफ़ी मुझे साल लगे डिफरेंट सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मैंने इसकी एक अंडरस्टैंडिंग गेन की है। तो वो मैं अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी फ़िलासफ़ी को एक आसान अल्फाज के अंदर बयान करूँ, लेकिन मैं इतना भी आसान ना बनाऊँ कि वो ओवर सिंप्लीफाई हो जाए, ट्रिवियल बन जाए या फिर आपको एक जो लिविंग यूनिटी है उसकी आइडियाज़ के अंदर वो नज़र ना आए। मैं ये बिलीव करता हूँ कि हर फिलोसोफर के आइडियाज़ के अंदर एक लिविंग यूनिटी, एक सिस्टमेटिसिटी, एक कोहेरेंस एग्जिस्ट करती है, चाहे वो एक्सप्लिसिटली उसके बारे में आपको बताए या ना बताए। इवन नीचे की फ़िलासफ़ी अगर आप पढ़ें, उसके डिफरेंट जो एफरिस्टिक स्टाइल के अंदर जो रिमार्क्स हैं, उसकी कोटेशंस हैं जो कि इसकी किताबों के अंदर मिलती हैं, अगर आप उनको भी कुछ साल लगा के उनके साथ अपने आप को फेमिलियराइज करें तो यू गेट टू नो द व्हाट काइंड ऑफ अ थिंकर नीचे वॉज। एंड इफ़ देर इज़ एन इल्यूजन के उसकी जो फिलोसफी है उसके अंदर कोई सिस्टमेटिसिटी नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई रैशनैलिटी नहीं है, तो वो रैशनैलिटी आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रास्प कर लेते हैं, चाहे वो एक इम्प्लिसिट लेवल पे भी एग्जिस्ट करती हो। तो उसके बाद मैं एक गैप एड्रेस करना चाहता हूँ जो कि मैंने देखा है फ़िलोसॉफिकल डिस्कोर्स के अंदर, जिस तरीके से जो हमारी उर्दू स्पीकिंग या फिर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस हैं, तो जिस तरीके से वो फ़िलासफ़ी के बारे में बात करते हैं वो अक्सर डिफरेंट कोटेशंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शेयर कर देते हैं, जिसके अंदर फ़िलासफ़र कुछ और कहना चाह रहा होता है लेकिन आप उसको मिस इंटरप्रेट करके अपनी पसंद की चीज़ कहलवा देते हैं उससे। या फिर जिस तरीके से वो उन अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा है जिसके थ्रू वो अपनी डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन कर रहा है, हो सकता है कि उसका एक अपना मेथड हो और उसका एक अपना मीनिंग हो जो कि वो असाइन कर रहा हो उन लफ्ज़ों को, लेकिन एक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग के अंदर उसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट मतलब हो। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि उस फिलोसोफर की जो आइडियाज़ की जो कोर है, बैकबोन है, उसकी जो लिविंग यूनिटी है वो क्या है। तो मैं आपको एक ऐसे स्टाइल ऑफ थिंकिंग से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसके अंदर हम उस फिलोसोफर की जो बायोग्राफिकल डिटेल्स है उनके अंदर हम इतना जाएंगे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंशियल ओरिएंटेशन क्या थी, उसकी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे कि जिन्होंने उस आइडिया के जन्म लेने की पॉसिबिलिटी को इन द फर्स्ट प्लेस आशना किया, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, उसके हिस्टोरिकल कंडीशंस क्या थी कि जिसके अंदर वो फ़िलासफ़ी कर रहा था और किस फ़िलासफ़िकल ट्रेडिशन को वो क्रिटिक कर रहा था या उससे इंस्पायर हो रहा था, इन्फ्लुएंस हो रहा था या आगे लेके चल रहा था। डिफरेंट फ़िलासफ़िकल स्ट्रीम्स क्या हैं, आपस में ये ट्रेडिशंस किस तरीके से रिलेट करते हैं, कॉन्टिनेंटल और एनालिटिक फ़िलासफ़ी में क्या फ़र्क है और क्या ये डिस्टिंक्शन बनाना इन द फर्स्ट प्लेस लेजिटिमेट है भी कि नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे।
उसके बाद जो स्टाइल ऑफ फ़िलासफ़ी होगा उसके अंदर हम बड़े बड़े सवालों से डील करेंगे। जब फ़िलासफ़ी की बात होती है तो अक्सर हमारे ज़हन में एक इम्प्रेशन आता है कि फ़िलासफ़ी जो है वो एक तरह से एक मेटा लेवल के ऊपर ऑपरेट करती है और बड़े बड़े सवालों से डील करती है, अबाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, अबाउट बीइंग, मेटाफिज़िक्स, लाइफ, कॉन्शियसनेस, माइंड, कॉज़ैलिटी, एस्थेटिक्स, मोरालिटी, रिलीजन, गॉड। तो ये सारे सवाल तो हैं, लेकिन जिस अप्रोच को मैं फ़ॉलो करूँगा उसके अंदर जो प्लेटो ने डायलॉग्स लिखे हैं उसके अंदर वो सोक्रेटिस के बारे में डिफरेंट डायलॉग्स के थ्रू कोई ना कोई बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसके अंदर आप देखते हैं कि सोक्रेटिस अपने जो इंटरलोक्यूटर्स हैं या फिर जिन लोगों से वो बाज़ार में बहस करता है उनके सामने वो एक मसला खड़ा करता है जिसके अंदर वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के बारे में उसकी डेफिनेशन पूछता है, जैसे कि व्हाट इज़ जस्टिस। और जिसके सामने लोग होते हैं वो एक प्रोविजनल सी डेफिनेशन देते हैं जो कि उनको लगता है कि वो जस्टिस को इनकैप्सुलेट कर रही है। जैसे कोई कहेगा कि जस्टिस इज़ द विल ऑफ द स्ट्रॉन्गर और माइट इज़ राइट। और उसके बाद सोक्रेटिस उस अंडरस्टैंडिंग को लेके उस कॉन्सेप्ट को क्रिटिक करता है, उसमें काउंटर एग्जांपल्स या कॉन्ट्रडिक्शंस लेके आता है, एक ऐसी एग्जांपल लेके आता है जिसको हम जस्टिस ही कहेंगे, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट के जो कि इस कॉन्सेप्ट किसी और ने उसको दिया है उस बहस के दौरान उससे वो कॉन्फ्लिक्ट करती है चीज़। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नई नई प्रोविजनल डेफिनेशंस आती हैं, एक प्रोसेस के अंदर से हम गुजरते हैं जो प्रोसेस है फिलोसॉफिकल थिंकिंग का। बजाय कि वो इस तरह से अपनी फ़िलासफ़ी को प्रेजेंट करता प्लेटो एक सिस्टमेटिक मैनर में उनको अरेंज कर लेता है किताब में, उसने एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है, एक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग या फिर एक प्रोसेस ऑफ लिविंग है जिसके अंदर वो आइडियाज़ ऑर्गेनिकली डिस्कोर्स और डिबेट के थ्रू जन्म लेते हैं। तो उस प्रोसेस की उसने अक्कासी की है उस डायलॉजिकल फॉर्मेट के अंदर। कुछ लोग डिसएग्री करते हैं कि उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स बाय विच दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही डिड दैट। तो उस तरह से जो फ़िलासफ़ी की मैं आपको डेफिनेशन दूंगा उसके अंदर एक तो वो बिग क्वेश्चन से रिलेट करने वाला पार्ट हो गया। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि फ़िलासफ़ी बेसिकली क्रिटिक करती है एजम्पशंस को। अब जब भी हम कोई साइंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, किसी भी फील्ड के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, चाहे वो कल्चर से रिलेट करता हो, हिस्ट्री से रिलेट करता हो, साइकोलॉजी से रिलेट करता हो या फिज़िक्स से रिलेट करता हो, तो हर जो इस तरह की डिसिप्लिन है नॉलेज का उसके अंदर एक सेट ऑफ प्रीसपोजिशंस होता है, एक सेट ऑफ बैकग्राउंड एजम्पशंस होता है के तहत वो साइंस कंडक्ट की जा रही होती है। उसकी सारी की सारी इंक्वायरी उन फ्रेमवर्क की जो एजम्पशंस हैं उस पर डिपेंड करती हैं। तो कुछ फील्ड्स में वो जो एजम्पशंस होती हैं उनको बड़े एक्सप्लिसिट अंदाज के अंदर तस्लीम किया जाता है, जैसे कि जो रैशनल चॉइस थ्योरी है इकोनॉमिक्स के अंदर वो बेसिकली एक एक्सप्लिसिट डॉगमा है। और डॉगमा मैं कह रहा हूँ कि एक एक्सेप्टेड चीज़, एक इस तरह की चीज़ जिसको आप शुरू में विदाउट रिफ्लेक्शन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ड्यू टू सम रीज़न, और उसके बाद जो बाकी का अपना स्ट्रक्चर है उस पर खड़ा करते हैं। कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिनके बारे में हम एक्सप्लिसिट हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो कि हमें फ्रेमवर्क लगते ही नहीं है, हमें लगता है कि हम एक प्योर साइंस कर रहे हैं या प्रीसपोजिशन लेस साइंस कर रहे हैं। जैसे कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो अपनी किताब द ग्रैंड डिज़ाइन के अंदर ये बात करता है कि फ़िलासफ़ी इज़ डेड। ठीक है, क्योंकि फ़िलासफ़र्स ने जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं, जो साइंसदानों के काम हैं, उनके साथ अपने आप को इन पेस नहीं रखा। ठीक है, तो वो पीछे रह गए हैं और साइंसदानों ने प्रोग्रेस कर लिया है, और साइंसदान सिर्फ बैठ के आर्म चेयर स्पेकुलेशन करते हैं, वो बस हवा में आइडियाज़ छोड़ते रहते हैं जिनकी कोई बेस नहीं होती। तो इस वाले व्यू को मैं इसमें क्रिटिक करूँगा और मैं ये बताऊँगा आपको कि बेसिकली जो स्टीफन हॉकिंग है वो जब फिज़िक्स कर रहा है तो उस फिज़िक्स के अंदर भी कोई उसकी प्री सपोजिशंस हैं कि जिनकी बेस के ऊपर वो फिज़िक्स कर रहा है। ठीक है, चाहे वो उन इम्प्लिसिट एजम्पशंस के साथ आशना हो या ना हो, वो फिर भी उसके पास एजम्पशंस हैं। तो फ़िलासफ़ी का ये काम नहीं है कि वो सारी एजम्पशंस को प्रूव करे कि सारी एजम्पशंस जो हैं वो बेकार हैं या फिर उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मैं तो ये आर्ग्यू करूँगा कि एजम्पशंस के नेट से हम कभी बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन कम अज़ कम हम ये कर सकते हैं कि हम ये जानें कि वो एजम्पशंस क्या हैं, उनकी लिमिट्स क्या हैं, किन डोमेन्स के अंदर उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, और हम किन डोमेन्स के अंदर अगर हम एजम्पशंस को लगाएंगे तो हमें नुकसान होगा। क्योंकि जिस भी फिनोमेना को हम एनालाइज कर रहे हैं, आप उसको इस तरीके से तसव्वुर करें कि आपने अपने सामने ग्लासेस लगाई हुई हैं और ग्लासेस का कलर है, अगर आपने रेड ग्लासेस लगाई हुई हैं आपको सब कुछ उन ग्लासेस के थ्रू फ़िल्टर होकर नज़र आएगा। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे दुनिया के, जैसे जो ब्लू कलर्ड चीज़ें होंगी वो आपको नज़र ही नहीं आएंगी क्योंकि आपने रेड ग्लासेस पहनी हुई हैं, लेकिन जो रेड कलर की चीज़ें होंगी वो आपको हो सकता है फॉर द सेक ऑफ एनालॉजी या फिर फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपको बहुत बेहतर तरीके से नज़र आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी आप फ्रेमवर्क ले रहे होते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें फिनोमेना की फोरग्राउंड में आ जाती हैं और कुछ बैकग्राउंड में जाके ऑब्सक्योर हो जाती हैं। आप कभी भी उस फिनोमेना को उसकी टोटलिटी के अंदर नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि हमेशा जब भी आप उसको एक्सेस करेंगे तो आपने कोई ना कोई फ्रेमवर्क लिया होगा, उस फ्रेमवर्क की बिना पे आप उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है,
तो उस तरह से कुछ उसके एस्पेक्ट्स हाइड हो जाएंगे, कुछ उसके फोरग्राउंड में आ जाएंगे। तो फिर जब हम इस प्रोसेस के अंदर से गुजरते हैं तो हमने ये नहीं करना कि हम बिल्कुल अपने आप को एक्सट्रीकेट कर दें सारे प्रोसेस के साथ। हमने ये देखना है कि हम किस टाइम पे हम किस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं और उसकी जो अजम्पशंस हैं वो क्या हैं और उन अजम्पशंस के अल्टरनेटिव्स क्या हैं। क्योंकि जब आप उन अजम्पशंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो एक स्पेस क्रिएट होगी, जिस स्पेस के अंदर आप कम से कम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव सेट ऑफ अजम्पशंस भी हम ले सकते थे। और हो सकता है कि प्रैग्मेटिक यूज़फुलनेस के लिहाज से वो सेट ऑफ अजम्पशंस हमें उस फिनोमेना के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में आशना करे कि जो कि पुराना वाला फ्रेमवर्क नहीं कर रहा। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर हम फ़िलासफ़ी को इस्तेमाल करते हैं। फ़िलासफ़ी बेसिकली वो एक रिगरस लॉजिकल रैशनल तरीका है कि जिसके थ्रू हम एजम्पशंस को फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद फिर हम डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सेस की बात भी करेंगे कि क्या इसके अंदर हमने लिंग्विस्टिक एनालिसिस करना है जिस तरीके से एनालिटिकल फ़िलासफ़र्स करते हैं, या फिर हमने फिनोमेनोलॉजिस्ट बनना है कि हमने प्योर एक्सपीरियंस को एनालाइज करना है, उसके अंदर जो इनवेरिएंट यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करनी है, या फिर हमने जो है लॉजिकल पॉजिटिविस्ट बनना है जो कि आजकल कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी दैट वाज वन कंकॉमिटेंट ऑफ द करंट साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हमने इन सारे व्यूज़ को देखना है। तो बेसिकली जो पहली वाली चीज़ थी कि फ़िलासफ़ी बिग क्वेश्चन से रिलेट करती है, उसको हमने थोड़ा सा डीपन किया है। अब हम उन एजम्पशंस और फ्रेमवर्क्स और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के दरमियान जो फ़र्क है उसके ऊपर हम अपनी प्रोविजनल डेफिनेशन को ले आए हैं। अब जो थर्ड चीज़ मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ वो बेसिकली ये है यूनिवर्सैलिटी। अब एक हमारा साइंस का भी व्यू है कि रियलिटी इज़ इंटेलिजिबल, कि रियलिटी जो है वो हमारी इंसानी सोच के अंदर ग्रास्पेबल है। हम अगर साइंस करेंगे तो हम उस यूनिवर्सल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि जिसके थ्रू रियलिटी अपने आप को गवर्न करती है, या जिन पैटर्न्स के थ्रू रियलिटी चलती है हम उन पैटर्न्स को ग्रास्प कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उससे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और फिनोमेना को इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। तो ये भी एक लिमिटेड सा मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, लेकिन बेसिकली इंटेलिजिबिलिटी जो है उसका एक एस्पेक्ट है कि हम बेसिकली अपना हमारे माइंड के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो रियलिटी को ग्रास्प कर सकता है। रियलिटी इंटेलिजिबल है, ठीक है, माइंड के साथ उसकी एक कन्फॉर्मिटी एग्जिस्ट करती है। तो अब सेकंड जो उसके अंदर मैं चीज़ लेके आऊँगा वो ये है कि जो इंटेलिजिबिलिटी है वो सारी की सारी यूनिवर्सल है। मतलब कि जिस भी फिनोमेना को हम स्टडी करेंगे एट सम लेवल वो बाकी सारे फिनोमेना के साथ भी उसका कोई लिंक होगा। ठीक है, रियलिटी जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, वो फ्रैगमेंटरी नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक सिस्टमेटिक किस्म का एक कैरेक्टर है, उसके अंदर एक यूनिटी एग्जिस्ट करती है। मतलब इसकी डिफरेंट किस्म की अप्रोचेस हैं, जैसे कि कुछ लोग रिडक्शनिस्ट होते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि जो फिज़िक्स के लॉज हैं सारे के सारे जो हमने स्टडी किए हैं, सारे के सारे जो हायर ऑर्डर फिनोमेना है जैसे केमिस्ट्री, लाइफ, कल्चर्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सारे के सारे इमर्ज होते हैं फ़िज़िक्स से। ये उसकी एपी फिनोमेना है, मतलब कि जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो बेसिकली उनके अंदर जो है वो कॉजल एक्सप्लेनेशन को हम एंड कर सकते हैं। जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो उससे डिराइव होती हैं, उनकी अप्रॉक्सीमेशंस हैं बेसिकली, उसका एक कोर्स ग्रेन्ड व्यू है। लेकिन कुछ ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं जो कि आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, रिडक्शनिज़म इटसेल्फ इज़ नॉट अ गुड एजम्पशन। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने अगर यूनिवर्सलिस्ट बनना है कि रियलिटी का एक इंटेलिजिबल स्ट्रक्चर है और वो यूनिवर्सल है और रियलिटी फ्रैगमेंटरी या कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, तो किस्म की एक लेयर्ड ऑन्टोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर हर लेवल की अपने अपने डिफरेंट पैटर्न्स होंगे। अब उन पैटर्न्स को आप लॉज ऑफ नेचर कहें या फिर उनको हैबिट्स कहें या रेगुलरिटीज़ कहें, उसमें भी डिबेट है कि क्या लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो नेसेसरी हैं, क्या वो कॉजल हैं या फिर वो एक्सप्लेनेशंस हैं या फिर वो डिस्क्रिप्शंस हैं ऑफ फिनोमेना। क्या हम सिर्फ पैटर्न्स को डिस्कवर करके उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं कि ये साइंस है, या फिर हम पैटर्न्स को डिस्कवर करके कह रहे हैं कि वो एक्सप्लेनेशंस हैं ऑफ फिनोमेना। तो ये भी एक डिबेट है। तो इन सारी डिबेट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इसमें मैं आपको फ़िलासफ़ी के बारे में बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि फ़िलासफ़ी को अगर हम इस प्रोसेस का एक हिस्सा समझें कि हम रियलिटी को एज अ होल समझना चाहते हैं, उसके डिफरेंट जो फ्रेगमेंटरी पार्ट्स जिनको साइंस स्टडी करती है उनको हम यूनिफाई करके एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग गेन करना चाहते हैं। तो जो ये बैकवर्ड मूवमेंट है कि उन आइसोलेटेड डोमेन्स की अजम्पशंस को फाइंड आउट करके एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क बनाना जिसके अंदर हम सारे फिनोमेना को उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझ सकें, चाहे वो रिडक्शनिस्टिक फ़िलासफ़ी हो या फिर एक लेयर्ड ऑन्टोलॉजी हो या जो भी हो, उसके अंदर एक यूनिटी एग्जिस्ट करती हो। तो उस बैकवर्ड मूवमेंट को हम कहेंगे कि फ़िलासफ़ी है। जो उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट है वो साइंस है, क्योंकि साइंस के अंदर हम फिनोमेना को स्टडी करते हैं थ्रू एम्पिरिसिज्म और हम हर डोमेन के बारे में डोमेन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके, डोमेन स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके, डोमेन स्पेसिफिक मेथडोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ सक्सेस को हासिल करते हैं।
लेकिन उसके बाद हमारे पास ये वाला टास्क आता है कि अब जो हमने डिफरेंट आइसोलेटेड डोमेन्स को अपने अपने सेक्टर के अंदर हमने समझा है, उनको आपस में यूनिफाई कैसे करना है। हो सकता है कि जो एजम्पशंस हमने ली हों वो एजम्पशंस आपस में फिट ना होती हों या कॉन्ट्रडिक्टरी हों, या फिर हमें समझना है कि आपस में इन दोनों लेवल्स को किस तरह कनेक्ट करना है। जो साइकोलॉजिकल डिफरेंट थ्योरीज़ हैं या लाइफ के अंदर कॉन्शियसनेस की बातें हैं या क्वालिया है, उसको हम फिज़िक्स के लॉज से कैसे रिलेट करें, क्या रिलेशन बन भी सकता है कि नहीं, क्या कोई ऐसा मिसिंग थर्ड एलिमेंट है कि जो कि हमने उसको इग्नोर किया हुआ है या उसको हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, जिसके थ्रू ये दोनों डोमेन्स यूनिफाई हो सकती हैं। तो इस जो बैकवर्ड मूवमेंट है यूनिफिकेशन की, उसको हम कहेंगे कि ये फ़िलासफ़ी है। तो नॉलेज की जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली इस तरह की है कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट है और एक रिवर्स मूवमेंट है, जिसके अंदर हम सबसे पहले एक होल को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को हम डिटेल में जाके समझते हैं, उसके प्रोविजनल लिमिटेड सर्कमस्क्राइब्ड उसके डॉक्ट्रिन्स बनाते हैं, डॉगमास बनाते हैं और assumptions बनाते हैं, फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, और फिर उनके थ्रू उस फिनोमेना को समझते हैं। और उसके बाद फिर हम एक साइनॉप्टिक इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं कि जिसके अंदर हो सकता है कि हम पैराडाइम शिफ्ट्स को इनकाउंटर करें, कि जब हम उस यूनिफिकेशन के प्रोसेस में से गुजरें तो हो सकता है कि जो नया होल इमर्ज हो वो पार्ट्स को रीआर्टिकुलेट कर दे, यानी पार्ट्स को रीडिफाइन कर दे, उनकी बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ कर दे। होल को समझने से पार्ट्स के ऊपर रोशनी डले और पार्ट्स को समझने से होल के ऊपर रोशनी डले। तो उस तरह से इस प्रोसेस से गुजरने के बाद हम लोग ये नॉलेज को गेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट वाला व्यू है। तो इन 3 अप्रोचेस के थ्रू मैं आपको फ़िलासफ़ी समझाऊंगा। ठीक है, और हम एक प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच लेंगे। उस प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच के अंदर हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेके आएंगे और हम देखेंगे कि हिस्टोरिकली फ़िलासफ़र्स ने, थिंकर्स ने और साइंसदानों ने किस तरीके से इसको हैंडल किया है, और उसके अंदर हमें जहाँ जहाँ किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किसी फ़िलासफ़र की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको उस तरह से ऑन अ पर नीड बेसिस लेके आएंगे ताकि आपको रेलेवेंस का अंदाज़ा हो कि फ़िलासफ़ी जो है वो किस तरीके से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ और जो बिग क्वेश्चंस हैं उनके साथ रिलेटेड है, और किस तरीके से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ का इंटरप्ले है। तो उस तरह से पर नीड बेसिस पे हम फ़िलासफ़र्स को लेके आएंगे। जो मेरी इसमें अप्रोच रहेगी वो यही है कि मैं जो भी आपको चीज़ बता रहा हूँ उसका जो अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ, उसके लिए जो उसके बेस्ट इंटरलोक्यूटर्स हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स को आपके सामने प्रेजेंट करूँ इन देयर टर्म्स। ठीक है, उनको मैं स्टील मैन करूँ, उनकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखूँगी ताकि जो आपने जजमेंट बनानी है वो आप अपनी अकल के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस और अपने इंट्यूशंस के हिसाब से करें, बजाय कि आप एक डिक्टेशन लें मेरे से। ठीक है, अपनी जो पर्सनल मेरे उसके अंदर ओपिनियंस होंगे वो मैं पहले से क्लियर कर दूंगा कि ये बेसिकली मेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से एग्री करें इस बात में। तो ये मेरी अप्रोच होगी, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइडेगर से, और जो मेरी पहली वीडियो होगी वो होगी ऑन हाइडेगर एंड कॉग्निटिव साइंस में बेसिकली जो हमारा एक तसव्वुर है अबाउट इंटेलिजेंस, ठीक है, उसको फ़िलोसॉफिकली एनालाइज करूँगा कि किस तरीके से हमारा जो फ़िलोसॉफिकल आइडियाज़ थे coming from the time of Plato and then Descartes and Hume and then towards the postmodern era, उसने किस तरीके से AI के प्रोग्राम को शेप किया है, AI पहले क्या थी अब क्या है, और हाइडेगर के आइडियाज़ जो हैं 20th सेंचुरी के अंदर उन्होंने किस तरीके से जो AI के अंदर प्रॉब्लम्स इनकाउंटर हुए जो कि रिलेट करते थे अबाउट आवर कंसेप्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी। तो हाइडेगर ने किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स फोरसी की है, उसका क्या सोल्यूशन है, और हाइडेगरियन AI क्या होती है, उसके ऊपर मैं एक फ़िलासफ़र है ह्यूबर्ट ड्राइफस, उनके काम के बारे में आपको बताऊंगा। और उसके अंदर जो हाइडेगर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में आपने शायद सुना हो, जैसे बीइंग इन द वर्ल्ड या डाज़ाइन या प्रेजेंट एट हैंड या फिर रेडीनेस टू हैंड। तो इन कॉन्सेप्ट्स को मैं साथ साथ इंट्रोड्यूस करूँगा एज दे बिकम रेलिवेंट, ताकि आप उनको आपस में कनेक्ट कर सकें। और उसके बाद जब मैं आपको एक बेसिक फेमिलियरिटी दे दूँगा हाइडेगर की, एक बेसिक ले ऑफ द लैंड से आपको मैं आशना कर दूँगा, उसके बाद हम उसमें डीप जाएंगे और हम फिर बुक को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। तो बुक को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक कॉन्क्रीट प्रॉब्लम के साथ जो हाइडेगर की रेलेवेंस है उसके बारे में मैं आपको पहले सबसे बता दूँ, ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाए, ओवरऑल होल या गेस्टॉल्ट के बारे में आपको आइडिया हो जाए, और उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल्स में जाएँ। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, और अपना ख्याल रखें और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।